Hey guys, hope you are doing well. Welcome to Agri Silbi. Today we'll discuss some important MCQ on animal husbandry. Use playback speed 1.5 or 2 uh, for better audio experience. So be attentive, be an optimist. Let's start. तो mammary gland are modified of ये तो बहुत ही आसान सा चीज है। क्यूटिनस आपको पता है ना, क्यूटिनस मतलब जो स्किन होता है ना, क्यूटिनस। सो वही ग्लैंड होता है स्किन ग्लैंड। डर्मिस डर्माटोलॉजी, तो डर्माटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्किन। ऑयल ग्लैंड सभी को पता है, बहुत सारे जगह पे ऑयल ग्लैंड अवेलेबल है हमारे बॉडी पे। सो आंसर इज ऑप्शन डी, सुडोरीफेरस ग्लैंड। सुडोरीफेरस ग्लैंड मतलब स्वेट ग्लैंड, इसका अदर नेम आप बोल सकते हैं स्वेट ग्लैंड। याद रखेंगे, मामरी ग्लैंड आर मोडिफाइड ऑफ सुडोरीफेरस और स्वेट ग्लैंड। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ मिल्क, 10 मिलीलीटर ब्लड पासेस थ्रू अडर। मतलब आप सोच के चलिए 1 मिलीलीटर मिल्क प्रोडक्शन होने के लिए इतना ज्यादा ब्लड पास होता है, आप सोच भी नहीं सकते। सो आंसर इज 400 to 500 मिलीलीटर। मीन्स यू जस्ट इमेजिन हाफ लीटर ऑफ ब्लड passes through udder for the production of 1 मिलीलीटर मिल्क। इसीलिए मिल्क को होल मतलब न्यूट्रिएंट में माना जाता है। मामरी ग्लैंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम, मामरी ग्लैंड ओरिजिन हुआ है एक्टोडर्म से। याद रखेंगे, बहुत इंपोर्टेंट चीज है। हमारे ब्रेन, नर्वस सिस्टम, ये भी सारे एक्टोडर्म से ओरिजिन हुआ है। इनिशिएशन ऑफ मिल्क सिक्रेशन इज कॉल्ड ऑब्वियसली लैक्टोजेनेसिस, क्योंकि लैक्टोज वर्ड से आप तो फैमिलियर हो गए ना, लैक्टोज वर्ड से। सो इनिशिएशन ऑफ मिल्क इज कॉल्ड लैक्टोजेनेसिस। ओके, मेटिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स। देखिए डिफरेंट ब्रीड्स तो लाइन ब्रीडिंग तो नहीं होगा, दिस इज क्रॉस ब्रीडिंग। याद रखेंगे, डिफरेंट ब्रीड्स आएगा तभी आपको क्लिक करना है क्रॉस ब्रीडिंग। When two breeds are crossed alternatively, alternatively अगर आएगा तभी आपको क्लिक करना है क्या? You try to answer, very easy question, that is criss crossing. Okay, यहाँ पे देखिए क्रॉस ब्रीडिंग, डिफरेंट ब्रीड्स क्रॉस ब्रीडिंग, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव आएगा तभी आप क्लिक करना है क्रिस क्रॉसिंग। आपको पता ही होगा जो हिमोफिलिया, जो नाइट ब्लाइंडनेस, ओके, ये सारे की चीज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इसे बोलते हैं। ये सारी चीज हमने हमारे प्लांट इनहेरिटेंस के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन 3 ब्रीड्स आर क्रॉस्ड इन रेशनल मैनर। देखिए 3 ब्रीड्स मतलब ट्रिपल क्रॉसिंग, इजी है। ओके, मेरा इंटेंशन आपको सारे के सारे नॉलेज देना है, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी सवाल आ जाए, आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके सॉल्व कर सकेंगे। सो फॉर्म्स ऑफ आउटब्रीडिंग, सारे के सारे चीज हम देखते हैं। आउट क्रॉसिंग, पहले मैं बता देता हूँ आउट क्रॉसिंग होता क्या है। आउट क्रॉसिंग मीन्स द मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल टू अनदर, मीन्स सेम ब्रीड का होना चाहिए पर रिलेटेड नहीं होना चाहिए। याद रखेंगे, देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। सेम ब्रीड का होना चाहिए पर नॉट रिलेशन, रिलेटेड नहीं होना चाहिए। सो आउट क्रॉसिंग करने का फायदा है, ए हायर लेवल ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी आपको मिलेगा। देन ग्रेडिंग ऑफ, देखिए ग्रेडिंग मतलब इन इनहेरिटेंस इन ब्रीडिंग, ग्रेडिंग मतलब नॉन डिस्क्रिप्टिव। इसका मतलब नॉन डिस्क्रिप्टिव मतलब जिसके बारे में हम नहीं जानते, जिसके बारे में नॉलेज अवेलेबल नहीं है। So that's called grading of the matching of pure breed sires to non-descriptive or grade females. Okay, non-descriptive female के साथ अगर मेल को क्रस करते हैं and they are female offspring generation after generation, then female offspring होगा, then generation to generation अगर क्रस करेंगे so grading of होता है। ये एक प्रोग्रेसिव स्टडी है। ओके, देन आता है लाइन क्रॉसिंग। लाइन क्रॉसिंग सिंपल सा चीज है, द क्रॉसिंग ऑफ रैदर डिस्टिंक्ट लाइन्स। डिस्टिंक्ट लाइन्स मीन्स इनब्रेड हो सकता है, नहीं हो सकता है, पर वो सेम ब्रीड का होना चाहिए। सेम ब्रीड का होना चाहिए, मे बी इनब्रेड और नॉट इनब्रेड। लैक्टोजेनेसिस हमने देखा, मिल्क प्रोडक्शन। अभी देखते हैं गैलेक्टोपोएसिस। गैलेक्टोपोएसिस मतलब मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन। आप किससे मिल्क प्रोडक्शन को मेंटेन करेंगे, वही होता है गैलेक्टोपोएसिस। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन। देखिए सभी को पता है लेट डाउन हार्मोन, इसे कॉमनली कहते हैं किसे, ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं लेट डाउन हार्मोन। हार्मोन फॉर मिल्क सिक्रेशन हार्मोन इज प्रोलैक्टिन। याद रखेंगे, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सिक्रेशन है,
एक लेट डाउन है, सिक्रेशन वाला प्रोलैक्टिन होता है और लेट डाउन वाला ऑक्सीटोसिन होता है। सो रिमेंबर दिस टू। बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग दैट इज फुल हैंड मिल्किंग। देखिए ऐसे तो मैं सारे के सारे ऑप्शन को डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं स्ट्रिपिंग के बारे में डिस्कस करूंगा, नकलिंग के बारे में डिस्कस करूंगा, फोटोग्राफिक मेमोरी आपको दूंगा ताकि आपके मेमोरी में फिट हो जाए ये सारी चीज। मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स विथ 4 to 6 जनरेशन। देखिए रिलेटेड इंडिविजुअल्स दिया गया है तो ये इनब्रीडिंग होगा, सिंपल चीज है। मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड प्योर ब्रीड एनिमल्स विद इन सेम ब्रीड। देखिए मैंने अभी बताया था सेम ब्रीड होगा और अनरिलेटेड एनिमल होगा तो फिर क्या होगा आंसर? ऑब्वियसली क्रॉस ब्रीडिंग होगा। देन मेटिंग ऑफ क्रॉस ब्रीड एनिमल्स बैकवर्ड आता है इसलिए बैक क्रॉसिंग होगा। रॉ फेज कंटेन्स मॉइस्चर ऑफ टू। रॉ फेज में मॉइस्चर अराउंड 10 to 15% रहता है। क्रॉड फाइबर इन रॉ फेज मोर देन 18%। ये सारे डाटा वाले चीज आपको याद रखना ही पड़ेगा और कोई भी रास्ता नहीं है। सो यू हैव टू रिमेंबर टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट TDN इन क्रूड फाइबर। सो टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट इन क्रूड फाइबर इज लेस देन 60%, याद रखेंगे। ओके, इन क्रूड फाइबर यहाँ पे देखिए टोटल डाइजेस्टेबल नाइट्रोजन, क्योंकि क्रूड फाइबर में नाइट्रोजन मिलता है ना। सुकुलेंट फीड कंटेन मॉइस्चर अप टू 40 to 60%। देख सकते हैं सुकुलेंट में कितना ज्यादा मॉइस्चर रहता है, अराउंड एवरेज अगर निकालेंगे तो 15%। डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन इन लेग्यूम फॉडर इज अराउंड 2.5 to 3, मतलब आप कह सकते हैं थोड़ा सा कम है। ओके, ये लेग्यूम फॉडर में है, पर नॉन लेग्यूम में क्या होगा? उससे भी कम होगा। सो 0.5 to 1%। देखिए दोनों के बीच में कितना गैप है। लेग्यूम फॉडर में 2.5 to 3%, नॉन लेग्यूम फॉडर में 0.5 to 1%। ओके, अभी मिल्किंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। The following are the different methods of hand milking। देखिए हैंड मिल्किंग का कितने सारे टाइप है। स्ट्रिपिंग, फिस्टिंग जिसे हम बोलते हैं नकलिंग, फुल हैंड मिल्किंग फॉलोड बाय स्ट्रिपिंग। सो बेस्ट मेथड अभी हमने देखा फुल हैंड मिल्किंग। देख सकते हैं आप पिक्चर, ऐसे ये होता है फुल हैंड मिल्किंग। नाउ फिस्टिंग और नकलिंग। नकलिंग सिर्फ एक चीज आप याद रखेंगे, थंब को बेंड करना है एग्नेस्ट दी टीथ। ओके, ये जो टीथ है ना, टीथ के एग्नेस्ट थंब को बेंड करना है, मतलब डाउनवर्ड आपको बेंड करना है। सो दिस इज फिस्टिंग और नॉकलिंग। देन स्ट्रिपिंग में आप देख सकते हैं होल्डिंग द टीथ बिटवीन द थम्स एंड फोर फिंगर, मतलब थम्स यहाँ पे रहेगा, फोर फिंगर यहाँ से रहेगा एंड इन बिटवीन टीथ होगा। ओके, ये जो चार्ट दिया गया है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनिमल न्यूट्रिशन में। ओके, सो इसको याद रखेंगे, मैं आपको सिंप्लीफाई तरीके से समझा दूंगा। देखिए पहले जो भी फीड या फिर फॉरेस्ट सैंपल आप लेंगे, किससे न्यूट्रिएंट आप कैलकुलेट करेंगे, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, कितना फैट, सारे कैसे चीज। पहले वाटर को रिमूव कर देंगे जो कि मॉइस्चर कंटेंट बोला जाता है। जैसे कि हमने देखा सुकुलेंट प्लांट में, सुकुलेंट फीड में 60% तक वाटर आपको मिलता है ना। सो वही होता है मॉइस्चर, तो उसे पहले रिमूव कर देंगे। तो फिर क्या रह जाएगा? ड्राई रह जाएगा। तो ड्राई जब होगा तो उसे बोलते हैं मॉइस्चर फ्री फीड और ड्राई मैटर। सो उसे अगर आप बर्न करेंगे, ओके, ये एक ट्रीटमेंट है, अगर बर्न करेंगे ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो बर्नड हो जाएगा। सो इससे ये जो बर्नड पोर्शन है इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर कितना है। जो रिमेनिंग रहता है, मतलब बर्न में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता, उससे बोलते हैं आस। वेरियस मिनरल्स आपको मिलता है, सैंड आपको मिलता है वही आस में। ओके, सो बर्निंग होगा तो ऑर्गेनिक मैटर, बर्निंग नहीं होगा तो आस। कितना बर्निंग होगा? सो दैट्स परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कितना नहीं होगा दैट्स आस। ओके, अभी वही जो मॉइस्चर फ्री था, वो जो मॉइस्चर रिमूव करने के बाद जो सैंपल था हमारे पास, अगर उसको आप न्यूट्रल डिटर्जेंट एक्सट्रैक्शन करेंगे, न्यूट्रल डिटर्जेंट याद रखेंगे, न्यूट्रल अगर करेंगे तो आपको मिलेगा दो चीज, एक सॉल्युबल जो कि न्यूट्रल डिटर्जेंट में सॉल्युबल हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल डिटर्जेंट सॉल्युबल्स। अगर न्यूट्रल डिटर्जेंट में सॉल्युबल नहीं होगा
तो फिर उसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर, क्योंकि एक्चुअली फाइबर ही होता है जो कि न्यूट्रल डिटर्जेंट में सॉल्युबल नहीं होता है। और सॉल्युबल होता क्या है, कार्ब, प्रोटीन एंड फैटी एसिड। सो ये तीनों सॉल्युबल हो जाता है न्यूट्रल डिटर्जेंट में, सॉल्युबल नहीं होता है फैट। ओके, सो न्यूट्रल डिटर्जेंट सॉल्युबल को पहले देख लेते हैं। न्यूट्रल सॉल्युबल डिटर्जेंट सॉल्युबल में 3 तरह के आते हैं। मैंने जैसे कि आपको बोला, कार्ब, दिस इज प्रोटीन एंड दिस इज फैटी एसिड, और आप फैट बोल सकते हैं। ओके, सो न्यूट्रल डिटर्जेंट सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, इसमें फ्रुक्टांस, ग्लूकान, पेक्टिन, ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, ये तो आएगा ही आएगा। अभी आप देखते हैं क्रूड प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर क्या आता है, ये सारे प्रोटीन है ना, देख सकते हैं यूरिया, अमीनो एसिड, अमाइंस, ये सारे आते हैं। और ट्रू प्रोटीन्स में देख सकते हैं डिग्रेडेबल भी आते हैं, अनडिग्रेडेबल प्रोटीन्स भी आते हैं। सो बेसिकली आप बोल सकते हैं प्रोटीन्स, क्रूड प्रोटीन्स। देन अगर इथर एक्सट्रैक्शन हम करेंगे, कितना फैटी एसिड है, कितना पिगमेंट्स है, कितना वैक्स है, सारे के सारे चीज हम कैलकुलेट कर पाएंगे। सो दिस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूट्रल डिटर्जेंट सॉल्युबल। अभी आते हैं फाइबर के ऊपर, जो कि इनसॉल्युबल है। उसी फाइबर का हम एसिड डिटर्जेंट एक्सट्रैक्शन करेंगे। अभी एसिड डिटर्जेंट देंगे, पहले न्यूट्रल दिया था ना, अभी एसिड देंगे, क्योंकि न्यूट्रल में फाइबर तो सॉल्युबल नहीं हुआ ना, तो एसिड में होगा। एसिड में जो सॉल्युबल होगा उसे हम बोलेंगे हेमीसेल्यूलोज, जो सॉल्युबल नहीं होगा उसे बोलेंगे एसिड डिटर्जेंट फाइबर, मतलब एसिड डिटर्जेंट इनसॉल्युबल फाइबर। दोज आर सेल्यूलोज, लिग्निन, और ये तो सारे फाइबर बाउंड नाइट्रोजन, हीट डैमेज्ड नाइट्रोजन। सो याद रखेंगे, एसिड डिटर्जेंट में सॉल्युबल क्या होता है, हेमीसेल्यूलोज। ओके, एंड न्यूट्रल डिटर्जेंट में सॉल्युबल क्या होता है, कार्ब, प्रोटीन एंड फैटी एसिड। और यहाँ पे जो बहुत सारे छोटे छोटे टर्म लिखा गया है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। पहले तो जान लेते हैं, ये जो NPN लिखा है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, देखिए ये है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन कंटेंट तो है पर प्रोटीन नहीं है, क्योंकि अमीनो एसिड जब पूरे के पूरे एक चेन बनाएगा उसके बाद हम उसे प्रोटीन बोल सकते हैं, पर अगर यूनिट में होगा तो फिर हम उसे प्रोटीन क्या बोल सकते हैं। ओके, देन आते हैं RUP, DIP। DIP मतलब डिग्रेडेबल इंटेक प्रोटीन, RUP मतलब रूमेन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन। ये इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं, जो जो मैंने बताया वही सारी चीज आप याद रखेंगे। क्रूड प्रोटीन हम कैसे निकालेंगे आपको तो पता ही है। पहले हम क्या करेंगे, मॉइस्चर को रिमूव करेंगे, उसके बाद न्यूट्रल डिटर्जेंट सॉल्युबल देंगे, तभी आपको मिलेगा क्रूड प्रोटीन मतलब CP। तो CP से आप कैसे DCP निकालेंगे, मतलब डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन कैसे निकालेंगे। When CP content of feedstuff is multiplied with digestible coefficient, देन हमको मिलता है डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन। एक्चुअली ये जो डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन है ना, ये इंडिया में हम लेते हैं प्रोटीन वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए। मतलब ये एक वैल्यू है, इस वैल्यू के दौरान हमें पता चलता है इस फीड में कितना प्रोटीन कंटेंट है, इस फीड में कितना प्रोटीन देगा, एनिमल को कितना प्रोटीन देगा। सो इसीलिए डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन इंपॉर्टेंट माना जाता है। और क्रूड प्रोटीन कैसे निकालते हैं मैंने पहले वाले स्लाइड पे दिखा दिया आपको। ओके, मॉइस्चर कंटेंट इन है, देखिए यहाँ पे आंसर होगा 15 to 20%। याद रखेंगे, हे साइलेज तो आपको पता होना चाहिए, तो बेसिस है। देखिए हे मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों के दोनों फीड है, एक टाइप का फीड आप बोल सकते हैं। साइलेज को आप प्रिकल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। साइलेज होता है प्रिकल, हम जो प्रिकल खाते हैं ना, और ये इसका जो लॉन्गेटिविटी ज्यादा है, हे का लॉन्गेटिविटी थोड़ा कम है। इसके बारे में हम डिटेल में और किसी MCQ में जानेंगे। सो आपको याद रखना है, मॉइस्चर कंटेंट इन है इज 15 to 20%। नाउ टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट इन लेग्यूम फॉडर, देख सकते हैं आप। टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट मतलब क्या आप समझ रहे हैं, जान पा रहे हैं ना? नहीं, मतलब टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट एक्चुअली में क्या होता है, सम ऑफ डाइजेस्टेबल फाइबर, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, जो सारे फीड स्टॉक में अवेलेबल है, इसके सम करने के बाद हमें मिलता है टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट। और ये लेग्यूम की बात कर रहे हैं, सो थोड़ा सा ज्यादा ही तो होगा ना। ऑब्वियसली लेग्यूम में थोड़ा ज्यादा होता है एंड नॉन लेग्यूम क्रॉस में थोड़ा सा कम होता है। जैसे कि हमने पहले वाले
स्लाइड पे भी देखा था, लेग्यूम फॉडर में थोड़ा सा ज़्यादा था। सो हियर द आंसर इज 30 to 40%। याद रखेंगे। साइज ऑफ काविंग बॉक्स, वेरी कॉमन क्वेश्चन, 100 to 150 स्क्वायर फीट। सो इसे छोड़ दीजिए। गोट्स शेयर इन मिल्क प्रोडक्शन इंडिया है अराउंड 3%, वेरी लेस, 3% है। गोट्स ओके, जितना भी मिल्क प्रोड्यूस होता है इंडिया में, उनमें से ओनली 3% कंट्रीब्यूटेड बाय गोट। उसके बाद ये देखिए, इसका ये जो आंसर 2 to 4 वीक, ये क्या है एक्चुअली? पिग में, सॉरी नॉट पिग, गोट में हम जो डी हर्निंग करते हैं, डी हर्निंग वो कब करते हैं? वो करते हैं 2 to 4 वीक्स के अंदर अंदर। मतलब आप बोल सकते हैं 15 days to 30 days के अंदर अंदर हम करते हैं गोट में डी हर्निंग। केमिकल यूज्ड फॉर डी हर्निंग, दैट्स कॉस्टिक पोटास। याद रखेंगे। फीड कन्वर्सन रेशियो, फीड कन्वर्सन रेशियो पिग के लिए 3 kg। देखिए फीड कन्वर्सन रेशियो कितना वार्ड है? 3 वार्ड है। पिग कितना लेटर है? 3 लेटर है। सो आंसर इज 3। लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, ये पिग का ब्रीड है। ओके पिग, आप मानकर चलिए ये जो व्हाइट कलर का है ना, पिग व्हाइट कलर का होता है, जिसको हम मीट के लिए यूज करते हैं। ओके, प्यूबर्टी इन पिग्स कम इन ऑब्वियसली 6 to 8 month, मीन्स आप बोल सकते हैं हाफ टू 1 year, नियरली हाफ ईयर आप बोल सकते हैं।